एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं हिंदी की कक्षा में कुलदीप सोनी के साथ। जिस क्रम से हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को, मैंने पहले क्लास में हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ा था। हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण होता है, जो आदिकाल है, ये हिंदी साहित्य का प्रथम चरण है। इस प्रथम चरण को हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैंने पिछली कक्षाओं में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अपने विषय की ओर, मुख्य टॉपिक की ओर। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सिद्ध साहित्य पढ़ा और नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य तक पढ़ लिया था। अगली इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लौकिक साहित्य को। क्या शुरू करने वाले हैं? लौकिक साहित्य। जो अब हमारा विषय है हिंदी साहित्य में, जो प्रकरण ले रहे हैं लौकिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। लौकिक साहित्य आदिकाल में सामान्य जनता के लिए जो साहित्य लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, वो सारे लौकिक साहित्य कहलाते हैं। लौकिक का अर्थ ही होता है लोक से संबंधित। तो सामान्य जनता से संबंधित जो कवियों के द्वारा साहित्य आदिकाल में लिखा गया, वो लौकिक साहित्य कहलाया। ठीक है, वो क्या कहलाया? लौकिक साहित्य कहलाया। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लौकिक साहित्य लिखे हैं, कौन से कवि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कवियों की बात करें तो लौकिक साहित्य लिखने वालों में सबसे प्रमुख नाम आ रहा है विद्यापति का। तो सबसे पहले हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यापति के रचनाओं को लेकर के, इनके नाम को लेकर के या इनके उपनाम को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की हम लोग अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें लौकिक साहित्य। तो आप लोगों ने जैसे जाना कि लौकिक साहित्य क्या है, अभी मैंने पिछली बार चर्चा की कि लौकिक साहित्य का अर्थ होता है जो सामान्य जनता के लिए साहित्य लिखा गया, वो कहलाया लौकिक साहित्य। आदिकाल के लौकिक साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? आदिकाल का लौकिक साहित्य। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल का लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की रचना करने वाले दो प्रमुख कवियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक होंगे अमीर खुसरो, और से नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं हम लोग विद्यापति को, फिर पढ़ेंगे अमीर खुसरो को, और भी सारे कवि हैं जिनको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विद्यापति की, तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना जाता है और भक्ति के कवि माने जाते हैं। भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं उन्होंने लिखी हैं और श्रृंगार रस से युक्त भी रचनाएं लिखी हैं। इस पे आप लोग बात करें कि उससे पहले इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है उपनाम को लेकर के। सबसे पहले देखेंगे कि विद्यापति के कौन कौन से उपनाम हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। ये देखो, मैथिल कोकिल। एक प्रश्न आ चुका है यूपी टेट में कि मैथिल कोकिल की संज्ञा किसे दी गई है, निम्न में से मैथिल कोकिल की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपका प्रश्न होगा कि मैथिल कोकिल की संज्ञा विद्यापति को दी गई। अगर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है, तो आपका उत्तर होगा विद्यापति को। ठीक है, अगर एक प्रश्न तैयार हो कि निम्नलिखित में से, निम्न कवि में से या निम्नलिखित कवियों में से किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को एक प्रश्न क्लियर हो गया कि मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है विद्यापति को। मैथिल कोकिल की संज्ञा किसे दी गई है? विद्यापति को। मिथिला भाषा में इन्होंने रचना की है पदावली। पदावली की रचना मिथिला भाषा में की है, इसलिए मिथिला भाषा बहुत ही प्रिय भाषा होती है और जो है उसमें बड़े मधुर गीत सृजित किए हैं, लिखे हैं इन्होंने। तो इस कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, क्योंकि जयदेव के तर्ज पे ही लग रहा है उनके श्रृंगारी रचनाएं जो हैं। अब पदावली में जो उनकी श्रृंगारी गीत हैं वो जयदेव के तर्ज पे ही लग रहे हैं, लिखी गई, इसीलिए उन्हें अभिनव जयदेव कहा गया। उन्होंने जयदेव का ही अनुकरण किया है ऐसा लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें क्या उपनाम दिया गया? अभिनव जयदेव। ठीक है, और इन्हें कवि शेखर भी कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? कवि शेखर, और खेलन कवि के नाम से ये भी प्रसिद्ध हैं। तो आपको इतनी बातें पता हो गई कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है,
विद्यापति को अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है, और कवि शेखर और खेलन कवि भी विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें विद्यापति की, तो आगे हम बढ़े तो देखेंगे कि विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं जो पूछी जाती है परीक्षा में। ठीक है, जो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं उन रचनाओं की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। विद्यापति आदिकाल में लौकिक साहित्य रचने वाले कवि रहे हैं, और विद्यापति की जो प्रमुख रचना है उसको हम मानेंगे पदावली। हिंदी साहित्य में अगर देखें तो प्रमुख रचना क्या मानेंगे? पदावली को। पदावली में श्री कृष्ण की भक्ति है, राधा और श्री कृष्ण की ही चर्चा है, लेकिन श्रृंगारिकता से युक्त ये रचना है। ठीक है, और जो है अभी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये श्रृंगारी कवि माने जाएं या जो है भक्ति रस के कवि माने जाए। ठीक है, या भक्त कवि माने जाए। तो ये जो है विद्यापति की प्रमुख रचना पदावली की चर्चा करते हैं, या पूछते हैं कि पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। इसी पदावली रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। मिथिला भाषा में लिखी गई जो रचना है पदावली, इसी के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया? मैथिल कोकिल। तो मैथिल कोकिल विद्यापति ने पदावली लिखी है, बहुत ही सरस मधुर रचना है, इसमें गीत हैं, इसलिए जो है इस रचना के आधार पर इन्हें क्या कहा गया? मैथिल कोकिल। तो रचनाओं के क्रम में पदावली पढ़े हैं। दो और रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक का नाम है कीर्तिलता और दूसरे का नाम है कीर्ति पताका। एक का नाम है कीर्तिलता। एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वो है कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता रचना कीर्ति सिंह और वीर सिंह, ये जो इनके जो है आश्रयदाता रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में लिखी है कीर्तिलता। कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे राजा कीर्ति सिंह के। तो कीर्तिलता और दूसरी रचना है कीर्ति पताका। इनकी अगली रचना कौन सी है? कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं अवहट्ट में हैं। इसमें है अवहट्ट में। अगर पूछा जाए कि कीर्तिलता किसमें है? अवहट्ट में है। ठीक है, ये रचना किसमें है? अवहट्ट में है। कीर्तिलता अवहट्ट में है। ठीक है, ये दो रचनाएं जो हैं अवहट्ट में ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो एक प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। अगर आगे बात करें कीर्तिलता किसके लिए लिखी गई? कीर्ति सिंह के लिए। कीर्ति सिंह के दरबार में रहते हुए उन्होंने लिखी है। पदावली हिंदी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, और पदावली में श्रृंगारमयी जो है भक्ति प्रस्तुत की गई है राधा और कृष्ण की विद्यापति के द्वारा। तो इतनी बातें हम लोगों ने विद्यापति के संदर्भ में जाना। कौन कौन सी रचनाएं अभी हम लोगों ने देखा? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वैसे तो ये अपभ्रंश के, अवहट्ट के और संस्कृत के भी कवि माने जाते रहे हैं और हैं भी, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ऐसा नहीं कि 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं, संस्कृत की भी कई रचनाएं इनकी हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं उन्हीं महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ ले रहे हैं। बाकी जो है आगे जब टेट की क्लास चले, उसकी टीजीटी पीजीटी की चलेगी, तो फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग जो है विद्यापति को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें विद्यापति की महत्वपूर्ण पंक्तियों की, जो यूपी टेट परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती रही हैं, जैसे कि एक पंक्ति आ चुकी है, देसिल बयाना सब जन मिठा। देसिल बयाना सब जन मिठा विद्यापति की रचनाओं में से कोई ना कोई पंक्ति आ सकती है, विशेषकर पदावली से। ठीक है, तो जो आने की संभावना रखती हैं पदावली से जो पंक्तियां, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। देखिए, एक पंक्ति पदावली से लिखी है। देखिए, इस बात पता चल जाए कितनी मधुर भाषा होती है। मैथिला भाषा, जिसे मैथिली कहते हैं, जिस भाषा मैथिली भाषा का प्रयोग विद्यापति ने किया है, इसी कारण वो मैथिल कोकिल कहलाए। और मिथिला भाषा का प्रयोग या मैथिली भाषा का प्रयोग इसमें किया है पदावली में। उन पदावली की 2 पंक्तियां हम का उल्लेख यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो इन पंक्तियों का हम लोग उल्लेख करेंगे। नंदक नंदन कदम्बक तरु तले धीरे धीरे मुरली बजाओ। नंदक नंदन कदम्बक तरु तले धीरे धीरे मुरली बजाओ। ये पंक्ति भी जो है पदावली से आई हुई है। ये यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नंदक नंदन कदम्बक तरु तले, नंद के नंदन
कदम पे वृक्ष के नीचे, कदम तरु माने वृक्ष, कदम के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाते हैं। ठीक है, तो नंद के नंदन कौन? श्री कृष्ण। नंद के नंदन श्री कृष्ण। नंदक नंदन कदम्बक तरुतले, ये जो है मिथिला भाषा या मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। नंदक नंदन कदम्बक तरुतले धीरे धीरे मुरली बजाओ। ठीक है, दूसरी पंक्ति को देखें, देख देख राधा रूप अपार, ये पंक्ति भी जो है पदावली से है। तो अब ये पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आपको दो पंक्तियां यहां पर विशेषकर ध्यान में रखनी है। देख देख राधा रूप अपार, इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, देसिल बयाना सब जन मिठा, ये अलग से हम लिख रहे होते हैं। देखिएगा, ये इन्होंने क्या कहा, ये पंक्ति आ चुकी है, देसिल बयाना सब जन मिठा, देसिल बयाना सब जन मिठा, जन मिठा। ठीक है, देसिल बयाना सब जन मिठा। देसिल बयाना माने क्षेत्रीय बोली, अपनी बोली सबको प्रिय लगती है। अर्थात बात यह है कि जो क्षेत्रीय बोली होती है वो सबको अच्छी लगती है, प्रिय होती है। देसिल बयाना सब जन मिठा, लोक बोली या जो क्षेत्रीय बोली होती है उसके महत्व को बताते हुए या अपने क्षेत्र की बोली के महत्व को जिक्र करते हुए विद्यापति कहते हैं देसिल बयाना सब जन मिठा। देसिल बयाना सब जन मिठा माने अपनी बोली, देसिल माने अपनी क्षेत्रीय बोली सबको मीठी लगती है। इस पे हम लोग विशेष चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई है? विद्यापति के द्वारा। ठीक है, देसिल बयाना सब जन मिठा, देख देख राधा रूप अपार, ये पंक्ति भी आपको इसी तरीके से कंठस्थ कर लेनी है। नंदक नंदन कदम्बक तरुतले धीरे धीरे मुरली बजाओ, ये तीन पंक्तियों का हम लोग यहाँ पर जिक्र किए हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो लौकिक साहित्य में हम लोग विद्यापति के बाद विद्यापति से संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अमीर खुसरो की ओर। ठीक है, अमीर खुसरो से बनने वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले दो प्रश्न विद्यापति से ही महत्वपूर्ण हैं। देखें, किसके अनुसार विद्यापति की रचना को स्वांता सुखाए, किसके अनुसार विद्यापति की रचना स्वांता सुखाए के लिए हुई है माना जाता है। ठीक है, किसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि विद्यापति की रचना स्वांता सुखाए के लिए हुई है? देखिए, आपको पढ़ाया जाएगा भी या फिर आपको पता ही होगा कि जो रचनाएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। कोई यश कीर्ति के लिए रचनाएं लिखता है, कोई धन प्राप्ति के लिए रचनाएं लिखता है, कोई अपने सुख के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए रचनाएं लिखता है, आनंद के लिए रचनाएं लिखता है। तो काव्य प्रयोजन के दायरे में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो विद्यापति ने किस लिए जो है रचना की है, ऐसा अनुमान हम लोग विद्वानों ने लगाया है कि प्रमुख कवि जो हुए हैं वो किस आधार पे, किस का प्रयोजन से रचना करते हैं। ठीक है, जैसे रामचरितमानस है, इसी में देखेंगे का प्रयोजन, या जायसी की जो पद्मावत है उसमें देखेंगे। ठीक है, कि उनका का क्या प्रयोजन रहा है काव्य रचना करने का। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी किसकी चर्चा करेंगे? विद्यापति की। तो किसके अनुसार विद्यापति की रचना स्वांता सुखाए के लिए हुई है, अपने सुख के लिए की है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विद्यापति की जो रचनाएं हैं विशेषकर पदावली वो स्वांता सुखाए के लिए हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को कहा जाता है श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि हैं विद्यापति, तो एक शब्द प्रयोग किया गया श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने की पूरी संभावना है। शिक्षक संबंधी जितनी भर्तियां जैसे कि यूपी टेट हो गई, ठीक है, ये जो एग्जाम होते हैं सीटेट वगैरह या फिर अभी जो बीपीएससी वगैरह चल रही है, विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि विद्यापति आपको पता है मिथिला क्षेत्र के हैं, तो वहां संबंधित प्रश्न जरूर एक ना एक लोग जो कवि होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। तो विद्यापति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए बीपीएससी के लिए। ठीक है, अभी देखो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा? तो आपका उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि विद्यापति की रचना स्वांता सुखाए के लिए हुई है।
ऐसे न जाने अनेकों कितने प्रश्न हैं, हम अलग से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। अभी हम लोग उस सीरीज में पढ़ रहे होते हैं जो हमारी कक्षाएं चल रही होती हैं। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन कवियों के, विद्यापति के या जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी चर्चाएं हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़े तो हमारे विशेष कवि हैं अमीर खुसरो। किसको पढ़ेंगे? अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें, सबसे पहले जान लो अमीर खुसरो कौन है। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले, अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कवि हैं। आदिकालीन के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कई राजाओं के दरबार में रहे हैं और अमीर खुसरो तो बहुत मतलब कि बहुत प्रतिभाशाली थे और कई क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है। साहित्य के क्षेत्र में क्यों पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में इन्हें क्यों पढ़ते हैं, इसका जिक्र अभी हम लोग जो है आगे कक्षा में कर रहे होते हैं। उससे पहले हम बात करें तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले, अपने काव्य में प्रयोग करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन, ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या लिखेंगे? अबुल हसन, ठीक है। ये बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं अबुल हसन अर्थात अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जब मूल नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए अबुल हसन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया गया कि अबुल हसन किसका मूल नाम है? अमीर खुसरो का। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है, किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया है। खड़ी बोली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम देखने को मिलता है खुसरो के रचनाओं में, ठीक है। अमीर खुसरो की रचनाओं में हमें पहल खड़ी बोली के दर्शन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो एक विशेष बात यह है कि हिंदी को हिंदवी के नाम से सबसे पहले अमीर खुसरो ने भी संबोधित किया, ठीक है। औफी भी उत्तर में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और महत्वपूर्ण है कि हिंदवी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने ही किया है। और खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अपने काव्य में किसने किया है? अमीर खुसरो ने ही किया है, ठीक है। बोलचाल की खड़ी बोली इन्होंने प्रयोग की है, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन, ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार कवि थे, ठीक है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। वैसे तो ये कई राजवंशों के दरबार में रहे हैं, कई राजाओं के दरबार में रहे हैं, बड़ा मान सम्मान था क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली थे। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में देखें तो अमीर खुसरो का क्या योगदान है अभी हम लोग चर्चाएं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, गीत, गजल, बहुत सारी विधाएं जो हैं लिखी हैं। और संस्कृति के क्षेत्र में भी सितार वादन के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है। अभी उनकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले की बात करें कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है, ये कहते हैं अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो आपका उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ें, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लें कि जन्म इनका जो है 1255 ईस्वी के आसपास हुआ, लगभग 1255, और मृत्यु जो है 1324 ईस्वी, ठीक है। अगर जन्म की बात करें तो 1255 ईस्वी और मृत्यु जो है 1324 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में जो है अमीर खुसरो संबंधित जो है जो जन्म स्थान जो है इनका पूछा गया है कई बार, एटा जिला, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? एटा में हुआ, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ। गांव का नाम है पटियाली, ठीक है। अगर ये पूछा जाए किस गांव में हुआ तो आपका उत्तर होगा पटियाली, और जिला जो है एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अगर रचनाओं की बात करें तो अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं? इन्होंने पहेलियां लिखी हैं, पहेलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुकरियां लिखी हैं, मुकरियां का अर्थ क्या होता है, पहेलियां का अर्थ क्या होता है, अभी हम लोग आगे कक्षाओं में जिक्र करेंगे। मुकरियां का मतलब ये होता है कि जो है कोई बात कहना और कहने के बाद मुकर जाना। दो सखियों की वार्तालाप होती है
और जो है कोई सखी कोई बात कहती है के बाद मुकर जाती है, ठीक है। अपनी बात को कह करके मुकर जाना, और नए छंद, नए जो है विधा के रूप में जो है इन्होंने लिखा मुकरियाँ, और 2 सखुने भी इन्होंने लिखा, और जो है गजल गीत न जाने कितनी अनेकों अनेक पुस्तकों इन्होंने तैयार की हैं, उन सब की रचना हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखुने, गजल, गीत, ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती हैं अमीर खुसरो की, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे देखेंगे, ठीक है। अमीर खुसरो का जो है मूल नाम क्या है? अबुल हसन, ठीक है। मूल नाम क्या है? अबुल हसन, ठीक है। मूल नाम क्या है? अबुल हसन। आगे बढ़ें तो अमीर खुसरो के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे भक्तिकाल को, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भक्तिकाल को, ठीक है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि कुछ रचनाएं और हैं लौकिक साहित्य के दायरे में जिनको हम लोग जान लें। ढोला मारूरा दूहा कुशल राय की है। ढोला मारूरा दूहा कुशल राय की है। यहाँ पर हम लोग अलग लिख ले रहे हैं, ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। ढोला मारूरा दूहा कुशल राय की है, ठीक है। ये लौकिक साहित्य में और जो रचनाएं आ रही हैं उनकी बात हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ढोला मारूरा दूहा की, ठीक है, दूहा की ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। ये रचना किसकी है? कुशल राय की है, ठीक है। कुशल राय की है, कुशल राय, ठीक है। ढोला मारूरा दूहा किसकी है? कुशल राय की रचना है, ठीक है। कुशल राय, कुशल राय, ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। ये रचना लौकिक साहित्य के दायरे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कुशल राय की ढोला मारूरा दूहा। दूसरी रचना है जयचंद प्रकाश, और एक रचना लिख रहे हैं दूसरी, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, ठीक है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। किसकी है? भट्ट केदार की, ठीक है। भट्ट केदार की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। भट्ट केदार की एक रचना है जयचंद प्रकाश, ये लौकिक साहित्य के दायरे में आप लोग पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट के लिए विशेष कर्म कर रहे हैं। कुशल राय की एक रचना है ढोला मारूरा दूहा। जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की। और जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, चंद्रिका मधुकर कवि की है। किसकी है? मधुकर कवि की है। यह रचना जो है मधुकर कवि की है, कवि की है। जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। यह रचना जो है मधुकर कवि की है। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल को, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हैं? भक्तिकाल को, ठीक है। काल, तो हिंदी साहित्य का जब विकासात्मक वर्गीकरण देखेंगे तो दूसरा चरण जो आएगा वो आएगा भक्तिकाल। जब हिंदी साहित्य को हम लोग बांट रहे होते हैं तो 4 प्रमुख कालखंडों में बांटा था। प्रथम चरण को हम लोगों ने आदिकाल के नाम संबोधित किया और जाना समझा, और आदिकाल को संक्षिप्त तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग शुरू करेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल में देखेंगे कि ये द्वितीय चरण है, हिंदी साहित्य के विकास का ये दूसरा चरण है भक्तिकाल। भक्तिकाल स्वर्णकाल माना जाता है, हिंदी साहित्य का ये स्वर्णकाल माना जाता है। भक्तिकाल क्या माना जाता है? स्वर्णकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण काल माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भक्तिकाल को। क्यों कहते हैं स्वर्ण काल? इस बात की चर्चा हम लोग अभी करेंगे कि स्वर्ण काल भक्तिकाल को क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि भक्तिकाल
के अन्य नाम और क्या हैं, ठीक है। जिस प्रकार से स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को, उसी प्रकार से और विभिन्न नाम देख लें, तब हम लोग अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। भक्ति काल को अगर हम बात करें तो पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल, ठीक है। पूर्व मध्य काल किस प्रकार से पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आपको एक विभाजन जानना होगा कि हिंदी साहित्य का इस तरह विभाजन किया जा सकता है। सबसे पहले आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल, फिर उसके बाद आदिकाल के बाद लिखेंगे मध्यकाल, ठीक है। क्या लिखेंगे? मध्यकाल। और मध्यकाल के बाद लिखेंगे हम लोग सीधे सीधे आधुनिक काल। ये भी एक प्रकार का विभाजन है। बहुत सारे विद्वानों ने इस तरह का विभाजन स्वीकार किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन मध्यकाल के दो भाग किए गए। मध्यकाल कितने किए गए? दो भाग, एक पूर्व मध्यकाल, एक जो है उत्तर मध्यकाल, ठीक है। उत्तर मध्य काल, ठीक है। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसी को भक्ति काल कहा गया है। जो पूर्व मध्यकाल है उसी को जो है भक्ति काल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। और ये जो उत्तर मध्यकाल है इसको जो है रीतिकाल के नाम से संबोधित किया गया। इसको क्या कहा गया? रीतिकाल। तो इसी कारण आदिकाल के बाद जो मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल है वो भक्ति काल कहलाता है। तो भक्ति काल का एक अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल, ठीक है। क्या है? पूर्व मध्यकाल, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम संबोधित किया है। तो भक्ति काल स्वर्ण काल है, पूर्व मध्यकाल है, और बहुत सारे नाम आते हैं। भक्ति काल को जो है माध्यमिक काल भी कहा जाता है, और ये परीक्षा में पूछा भी गया है। माध्यमिक काल, मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे एक अन्य नाम माध्यमिक काल, ठीक है। ये विभाजन के आधार थे, उसी आधार पर बताया माध्यमिक काल, ठीक है। काल, माध्यमिक काल क्या है? भक्ति काल ही है, ठीक है। माध्यमिक काल, भक्ति काल किसने बताया? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु के द्वारा ये दिया गया माध्यमिक काल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया है, ठीक है। भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। आगे बढ़े तो डॉक्टर गिरियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर गिरियर्सन जी ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। तो अभी बहुत सारे प्रश्न भक्ति काल से बनने वाले हैं, लेकिन हम लोग अब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले उसी प्रकार देखेंगे समय सीमा को, फिर विभिन्न नाम को, फिर भक्तिकालीन प्रवृत्तियों को, आगे बढ़ेंगे फिर भक्तिकाल की काव्य धाराओं को, और उनमें जो कवि हैं उनकी रचनाओं को उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे जिस प्रकार से रचनाएं पूछी आती हैं भक्तिकाल से, जो फैक्ट पूछे आते हैं उसी हिसाब से हम लोग जो संक्षिप्त तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब भक्तिकाल की पूरी चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है लाइक करें, शेयर करें, और प्ले स्टोर से एग्जाम कोच ऐप को डाउनलोड करें। उस पे जो है हिंदी साहित्य की फुल क्लासें मिलेंगी, और नोट्स भी जो है जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।